कम्युनिस्ट चीन में लोब्सांग ताशी व लुखांगवा के कार्यालय से विदा होने के 1 साल बाद चीनियों ने सुझाव दिया कि सरकार कुछ कर्मचारियों को चीन भेजे ताकि वे स्वयं देख लें कि गौरवपूर्ण मातृभूमि में जिंदगी कितनी शानदार है। एक समूह भलीभांति गठित करके पीपुल्स रिपब्लिक की यात्रा पर ले जाया गया। जब कई महीनों बाद वे वापस लौटे तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो प्रशंसा, सराहना और झूठ से भरी थी। मैं तुरंत समझ गया कि यह रिपोर्ट किसी दबाव में लिखी गई है, क्योंकि अब तक मैं इस तथ्य का आदी हो गया था कि हमारे नए आकाओं के सामने सच बोलना प्रायः असंभव है। मुझे भी बातचीत का ऐसा ही रूप सीखना पड़ा कि कठिन परिस्थितियों में चीनियों से व्यवहार करते समय नकली दिखावा कैसे किया जाए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि 1954 के शुरू में मुझे खुद को चीन जाने का न्योता मिला। यह विचार बड़ा शानदार लगता था। इस यात्रा के दौरान मैं न केवल चेयरमैन माओ से मिल सकता था, बल्कि इससे मुझे बाहरी दुनिया की कुछ बातें समझने देखने का अवसर भी मिलता। लेकिन ज्यादातर तिब्बती इस विचार से खुश नहीं थे। उन्हें भय था कि मुझे कहीं बीजिंग में ही जबरन न रख लिया जाए और वापस आने की आज्ञा न दी जाए। कुछ ये भी महसूस कर रहे थे कि वहाँ मेरी जिंदगी को खतरा हो सकता है, तथा उन्होंने मुझे जाने से रोकने का खूब जोर लगाया। यद्यपि मुझे खुद को कोई भय नहीं था और मैंने मन बना लिया कि कोई चाहे कुछ भी कहे मैं जाऊंगा ही। यदि मैं इतना निश्चय न होता तो इस प्रस्ताव से कुछ भी न हासिल हुआ होता। अंत में मैं अपने काफिले के साथ चल ही दिया, जिसमें मेरा परिवार, मेरे 2 शिक्षक, मेरे 2 तसेन शब्द त्र्याजंग रिम्पोछे के कनिष्ठ शिक्षक बनने के बाद एक नया नियुक्त किया गया था, काशाक, तथा भारी संख्या में अन्य कर्मचारी थे। कुल मिलाकर हमारी संख्या 500 थी। जब एक सुबह तेज गर्मी में हम विदा हुए तो संगीतमय धुनों व कर्मचारियों की परेड के बीच एक औपचारिक विदाई कहीचू नदी के तट पर हुई। दसियों हजार लोगों ने भाग लिया, जिनमें कुछ धार्मिक बैनर लिए हुए थे। उन्होंने मेरी सुरक्षित यात्रा और खुशी खुशी वापसी की कामना के लिए सुगंध जलाई। उन दिनों कहीचू नदी पर कोई पुल नहीं था और हमने दूसरी तरफ खड़े नामग्याल भिक्षुओं के मंत्रोच्चारण की संगत में पशु की खाल से बनी छोटी नाव में नदी पार की। मैं अपनी विशेष नाव में चढ़ा, जो 2 छोटी नावों को इकट्ठा सिलकर बनाई गई थी, और अपनी जनता को अलविदा कहने के लिए मुड़ा। मैंने देखा कि वे बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। बहुत से लोग रो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ तो यह मानकर मानो वे मुझे अंतिम बार देख रहे हैं, खुद को नदी में गिरा देंगे। मैंने स्वयं भी उदासी व उत्तेजना का वैसा ही मिश्रण महसूस किया जैसा 4 साल पहले द्रोमों के लिए रवाना होते वक्त हुआ था। जनता को इतना व्याकुल देखकर मेरा दिल टूटा जा रहा था। साथ ही आगे के रोमांच की संभावना मुझ 19 वर्षीय नवयुवक को बहुत रोमांचित किए जा रही थी। लासा से पीकिंग का फासला करीबन 2000 मील है। 1954 में भी दोनों देशों को मिलाने वाली सड़कें नहीं थीं। यद्यपि चीनियों ने तिब्बती श्रमिकों की बेगार से किन्घाई राजपथ पर काम शुरू कर दिया था। इसका पहला हिस्सा पूरा हो चुका था, जिस पर मैं 13वें दलाई लामा की दास कार में कुछ दूरी तय कर पाया। ये कार भी नदी पार करवाकर लाई गई थी। पहला पड़ाव लासा से कोई 35 मील दूर गंदेन मठ में हुआ, जहां मुझे कुछ दिन रहने का अवसर मिला। मेरे लिए यह एक और मर्मस्पर्शी अवसर था। गंदेन तिब्बत के मठीय विश्वविद्यालयों में तीसरा सबसे बड़ा मठ है। यात्रा पुनः शुरू करने के लिए रवाना होते वक्त मैंने एक बड़ी अद्भुत बात देखी। तिब्बत के एक संरक्षक आराध्य की प्रतिमा, जिसमें भैंस का सिर होता है, साफ तौर पर हिला था। जब मैंने इसे पहले देखा था तो यह चेहरे पर दयनीय भाव लिए नीचे की तरफ सिर झुकाए थी, लेकिन अब भयावह हावभाव लिए इसका मुख पूर्व की तरफ हो गया था। इसी प्रकार मैंने सुना है कि निर्वासन में मेरे पलायन के समय गंदेन के पूजाघर की एक दीवार से लहू बहना शुरू हो गया था। मैंने कार से दोबारा यात्रा शुरू की, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ होगा कि मुझे यातायात का ये शाही साधन खच्चर से बदलना पड़ा। जब हम कांगपोंग क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पाया कि सड़क बह गई थी और कई पुल गिरे हुए थे। पिघली हुई बर्फ लिए पर्वतीय धाराओं से निरंतर बाढ़ आ रही थी और जगह जगह जमीन खिसक रही थी। गर्मियों का आखिर होने के कारण कुछ भारी वर्षा हो रही थी और कभी कभी ऐसे हिस्से भी आए जहां कीचड़ घुटनों के आधे तक होती थी। मुझे बुजुर्ग लोगों के लिए अफसोस हो रहा था,
जिन्हें साथ चलने के लिए कभी कभार बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कुल मिलाकर हालात बहुत बुरे थे। हमारे तिब्बती गाइडों ने हमें लिए जा रहे चीनियों को रास्ता बदलने के लिए मनाने की भरपूर कोशिश की ताकि हम सड़क के प्रस्तावित मार्ग के बजाय, जिसे वे बहुत बेकार मान रहे थे, पारंपरिक ज्यादा ऊंचाई का मार्ग ले सकें। लेकिन चीनी यह कहते हुए अड़े रहे कि यदि हम उस रास्ते गए तो वहां कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सो हम चलते रहे। ये भी कोई चमत्कार ही था। 3 से ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई। मरने वाले 3 मासूम युवा चीनी सैनिक थे जो हमें हिमस्खलन से बचाने के लिए रास्ते के साथ साथ कतार में खड़े किए गए थे। मुझे इन लोगों की मौत का काफी अफसोस हुआ। उनके पास कोई चारा भी तो न था। कगारों पर गिरकर बहुत से खच्चर अपनी आंतें फटवा बैठे। तब एक शाम जनरल चियांग चिनवू, जो वहां मौजूद था, मेरे टैन में आया और समझाने लगा कि कल की यात्रा और भी मुश्किल रहेगी। हमें उतरकर पैदल चलना होगा। इसलिए सेंट्रल पीपुल्स गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के नाते वह स्वयं मेरी भुजाएं थामेगा और रास्ते भर सुरक्षित ले जाएगा। जब उसने ये कहा तो मुझे ऐसा लगा कि जनरल इस प्रभाव के अधीन है कि वह न केवल मेरे 2 प्रधानमंत्रियों पर अपनी सत्ता थोप सकता है बल्कि वह कुदरत को भी धमका सकता है। मैंने अगला दिन चियांग के साथ बंधे बंधे बिताया। मुझसे वह काफी बड़ी उम्र का और बेदम था, इसलिए यह बड़ा थकाऊ प्रबंध था। और फिर मुझे ये चिंता थी कि अंत जनरल का आया हो और ऊपर से लगातार गिर रही चट्टानें मुझमें और उसमें फर्क ही न कर पाएं तो क्या होगा। यात्रा में हम जब भी कहीं रुके, हम चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा संचालित और लाल झंडों से ढकी सैनिक चौकियों में ही रुके। चीनी सैनिक आते और हमें चाय पेश करते। एक बार तो मैं इतना प्यासा था कि मैंने अपना पीने का पात्र ढूंढने परवाह किए बिना उनका पात्र ले लिया। प्यास बुझा चुकने पर मैंने ध्यान दिया कि जिस मग में मैं पी रहा था वह किनारों पर लगे लार्वा भोजन के टुकड़ों से गंदा था। मुझे उबकाई आने लगी। मुझे याद आया कि बचपन में मैं कितना ध्यान देता था, परंतु अब जब कभी उस घटना को याद करता हूँ तो हंसे बिना नहीं रह पाता। लगभग 2 हफ्तों बाद हम डेमो नामक एक छोटे से कस्बे में पहुंचे जहां हमने रात को एक नदी के पास पड़ाव डाला। मौसम खूब अच्छा था। मुझे याद आता है नदी के किनारों को देखकर ठगे रह जाना जो पीले बटरकप और चटकीले लाल गुलाबी फूलों से ढके हुए थे। इस दिन बाद हम पोयुल क्षेत्र में पहुंचे। अब आगे सड़क पर मोटर चलाई जा सकती थी और हमारी टोली ने जीप व ट्रक से यात्रा की। इससे बड़ी राहत मिली क्योंकि खच्चर की सवारी से मैं काफी परेशान हो गया था। हालांकि परेशान मैं सिर्फ अकेला ही नहीं था। मैं अपने एक कर्मचारी का दृश्य कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसकी कमर इतनी दुख रही थी कि वह अपनी काठी पर टेढ़ा लेटा रहा। इस प्रकार उसने अपने एक के बाद दूसरे गाल को आराम देने का उपाय खोज लिया था। लासा से इतनी दूरी पर चीनियों का तिब्बत पर काफी प्रभावशाली नियंत्रण था। वे अपने सैनिकों के लिए कई बैरकें तथा कर्मचारियों के लिए घर पहले ही बना चुके थे और प्रत्येक कस्बे व गांव में लाउड स्पीकर थे जो चीनी सैन्य धुन बजाते तथा लोगों को मातृभूमि के गौरव के लिए काम और सख्त मेहनत करने को प्रोत्साहित करते। हम शीघ्र ही खम की राजधानी चामदो पहुंचे जहां मेरा भव्य स्वागत हुआ। यहाँ चूंकि इस स्थान को चीनी प्रत्यक्ष प्रशासित करते थे अतः कामकाज में एक अजीब महक थी। सैन्य बैंड चेयरमैन माओ व क्रांति की प्रशंसा में गीत गा रहे थे तथा तिब्बती लाल झंडियां लहरा रहे थे। चामदो से मुझे चीनी मुख्य भाग के पहले शहर चेंगडू में ले जाया गया। रास्ते में हमने धारत से धे नामक एक जगह से पहाड़ी पार की जो तिब्बत व चीन के बीच ऐतिहासिक सीमा की निशानदेही करती है। ज्यों ही हम दूसरी तरफ के मैदानों में उतरे तो मैंने पाया कि ये देश कितना भिन्न है। जिस तरह ये देश हमसे भिन्न है, कहीं उसी तरह ये चीनी लोग भी हमसे भिन्न न सिद्ध हों। मैं चेंगडू को ज्यादा नहीं देख पाया क्योंकि पहुंचते ही मुझे बुखार हो गया तथा मुझे कई दिन बिस्तर में रहना पड़ा। ज्यों ही मैं थोड़ा ठीक हुआ मुझे और मेरे काफिले के वरिष्ठतम सदस्यों को शिंगांग ले जाया गया, जहां मुझे पंचेन लामा मिले, जो कुछ महीने पहले शिगात से गए थे। तब हमने जियान की हवाई यात्रा की। जिस जहाज में हम गए वह काफी पुराना था और मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसने कभी अच्छे दिन भी देखे होंगे। भीतर सीटों के नाम पर असुविधाजनक स्टील फ्रेम थे और वो भी बिना किसी गद्दी के।
लेकिन मैं हवाई यात्रा की इस उम्मीद से इतना उत्तेजित था कि मैंने इन कमियों को नज़रअंदाज कर दिया और कोई डर महसूस नहीं किया। हालांकि उसके बाद से मैंने हवाई यात्रा के प्रति काफ़ी ज़्यादा चौकस दृष्टिकोण बना लिया है। आजकल मैं इसे ज़्यादा पसंद नहीं करता तथा एक बेकार सहयात्री हूँ। ज़ियान में हमने यातायात का तरीका पुनः बदला तथा यात्रा का अंतिम हिस्सा रेलगाड़ी से पूरा किया। ये भी एक और अद्भुत अनुभव था। मेरे व पंचेन लामा के लिए आरक्षित प्रत्येक बोगी बिस्तर व बाथरूम से लेकर शानदार डाइनिंग कक्ष तक प्रत्येक कल्पनीय सुविधा से सुसज्जित थी। सिर्फ जिस बात ने मेरी यात्रा का मजा किरकिरा कर दिया वह ये थी कि ज्यों-ज्यों हम चीनी राजधानी के करीब पहुंचते जा रहे थे मुझमें एक भय की भावना बलवती होती जा रही थी। आखिरकार जब हम पीकिंग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तब मैंने काफ़ी घबराहट महसूस की। ये घबराहट तब थोड़ा कम हो गई जब मैंने युवाओं की विशाल भीड़ को हमारे स्वागत के लिए आए देखा। लेकिन मुझे ये जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि उनकी मुस्कुराहटें व खुशियाँ पूरी तरह झूठी हैं और वे आदेशों के तहत ये कर रहे हैं। और बस यहीं से मेरी बेचैनी पुनः लौट आई। ज्यों ही हम ट्रेन से उतरे, हमारा स्वागत किया प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा पीपुल्स रिपब्लिक के वाइस चेयरमैन चू ते ने। मुझे दोनों ही काफ़ी दोस्ताना लगे। उनके साथ वही अधेड़ तिब्बती था जिसे मैंने लासा में जनरल तानकुवान सेन के साथ देखा था। शिष्टाचार के आदान प्रदान के बाद यह आदमी जिसका नाम फुत्सो वांग्याल था, मेरे निवास तक साथ गया जो कि सुंदर बगीचों वाला एक बंगला था। इससे पहले ये जापानी कूटनीतिज्ञ मिशन का बंगला था। यहाँ उसने मुझे अगले कुछ दिनों का कार्यक्रम समझाया। समय पाकर मैं फुत्सो वांग्याल का पक्का दोस्त हो गया। वो कई वर्ष पहले साम्यवादी पक्ष की तरफ हो गया था। चीन आने से पहले वह लासा में चीनी मिशन द्वारा संचालित एक स्कूल में अध्यापन करने के साथ साम्यवादियों के लिए एजेंट का काम करता रहा था। जब 1949 में इसके सदस्यों के निकाले जाने के कारण मिशन बंद हो गया तो उसने तथा उसकी पत्नी ने भी, जो तिब्बती मुसलमान थी, लासा छोड़ दिया। वो खुद खम का रहने वाला था। बचपन में उसने अपने गृह कस्बे बाथान के एक ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी जहां उसने थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी थी। हमारे परिचय होने तक वो चीनी भाषा पर भी अधिकार पा चुका था और वो चेयरमैन माओ तथा मेरे बीच एक उत्कृष्ट दुभाषिया बना। फुत्सो वांग्याल एक योग्य आदमी, शांत तथा बुद्धिमान व अच्छा विचारक भी निकला। वो लगन का पक्का और ईमानदार भी था तथा मैंने उसकी संगति का खूब आनंद उठाया। उसे मेरे दुभाषिये के रूप में मिले इस काम से खुशी इसलिए नहीं थी कि इससे उसे चेयरमैन माओ के करीब जाने का मौका भी मिल रहा था जिसकी वह पूजा करता था, बल्कि मेरे प्रति उसकी भावनाएं भी मजबूत थी। एक बार जब हम तिब्बत के बारे में बातें कर रहे थे तो उसने कहा कि उसे भविष्य के बारे में पूरी उम्मीदें महसूस हो रही है क्योंकि उसके विचार से मैं काफ़ी खुले दिमाग का आदमी था। उसने मुझे बताया कि कैसे कई वर्ष पहले वह नोबुलिका की जनसभा में गया था और उसने एक छोटे से लड़के को सिंहासन पर देखा था। और अब तुम यहाँ पीकिंग में मेरे साथ हो और छोटे बच्चे नहीं रहे। उसका यह विचार मर्म को स्पर्श कर गया और वह रोने लगा। कुछ मिनट तक रोते रहने के बाद वह फिर एक सच्चे साम्यवादी की तरह बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा कि देश पर शासन के हथियार के रूप में दलाई लामा को ज्योतिष पर ज़्यादा निर्भर नहीं करना चाहिए। उसने मुझसे ये भी कहा कि जीवन का आधार बना लेने के लिए धर्म कोई विश्वसनीय चीज़ नहीं है। उसकी साफगोई के कारण मैं ध्यानपूर्वक सुनता रहा। जिस विषय को उसने अंधविश्वासी कामकाज कहा था मैंने उस बारे में उसे समझाया कि किसी चीज़ को सच या झूठ मानने से पहले खुद भगवान बुद्ध ने पूर्ण जांच पड़ताल की जरूरत पर बल दिया है। मैंने उसे ये भी बताया कि मैं इस बात पर संतुष्ट हूँ कि धर्म आवश्यक है, खासकर उन लोगों के लिए जो राजनीति में उलझे हैं। हमारी वार्ता के अंत में मैंने महसूस किया कि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति काफ़ी सम्मान है। हमें जो अंतर थे वे व्यक्तिगत मामले थे, इसलिए विवाद का कोई आधार न था। अंतिम विश्लेषण में हम दोनों अपने देश के भविष्य पर गहराई से विचार करने वाले दो तिब्बती थे। मेरे आगमन के 1 या 2 दिन बाद मुझे बताया गया कि तिब्बती प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य एक दावत पर आमंत्रित हैं। उस दोपहर हमें शाम के क्रियाकलापों का पूर्वाभ्यास कराया गया।
मालूम हुआ कि हमारे मेजबान शिष्टाचार के प्रति बहुत ध्यान देते हैं। बाद में मैंने जाना कि पीपुल्स रिपब्लिक के प्रत्येक अधिकारी की यह सामान्य विशेषता है। हमारे संपर्क अधिकारियों ने हर काम को बुखार जैसा बना दिया था। वे आतंकित थे कि हम मामला बिगाड़ देंगे और वे मूर्ख दिखाई देंगे। इसलिए उन्होंने हमें सभी सख्त तथा विस्तृत निर्देश दिए कि क्या करना है और यहाँ तक कि हमने कितने कदम चलना है और बाएं या दाएं मुड़कर कितने कदम रखने हैं। ये सब सैन्य परेड जैसा था। एक खास क्रम था जिसमें प्रत्येक को आना था। मुझे सबसे आगे जाना था, मेरे पीछे पंचेन लामा, तब मेरे 2 शिक्षक, उसके बाद वरिष्ठता के क्रम में कालोन काशाग के 4 सदस्य, उसके बाद पदानुक्रम से सब लोग। हम में से प्रत्येक को उपहार पकड़े रखना था और ये उपहार भी ले जा रहे व्यक्ति की हैसियत के अनुकूल होने थे। सारी प्रक्रिया हम ऐसे तिब्बतियों को भी बहुत जटिल लग रही थी जिनकी कुलीनता शिष्टाचार के प्रति प्यार के कारण विख्यात है। लेकिन मेजबानों की घबराहट संक्रामक थी और शीघ्र ही हम भी कांपने लगे, सिर्फ लिंग रिपुछे के सिवा, जो औपचारिकताएं नापसंद करते थे। उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं था। अगले दिन, जहां तक मुझे याद है, मेरी चेयरमैन माओ के साथ पहली मुलाकात हुई। यह एक सार्वजनिक सभा थी जो दावत वाली व्यवस्था के समान थी और हम सभी पदानुसार पंक्तिबद्ध थे। ज्यों ही हम हॉल में घुसे मैंने स्पॉटलाइट्स की एक व्यू रचना देखी जिसे सरकारी फोटोग्राफरों की पूरी फौज के लिए खड़ा किया गया था। इनके नीचे स्वयं माओ खड़े बहुत शांत तथा शिथिल दिखाई दे रहे थे। उनमें विशिष्ट बुद्धिमान व्यक्ति जैसी आभा नहीं थी। यद्यपि जब हमने हाथ मिलाए तो मैंने महसूस किया जैसे मैं किसी शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति के पास हूँ। वह अवसर की औपचारिकता के बावजूद स्वेच्छा से व मैत्रीपूर्ण ढंग से आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था कि मेरी जो आशंका थी वह निराधार थी। कुल मिलाकर मैंने माओ के साथ दर्जनों मुलाकातें की जिनमें अधिकतर बड़ी भीड़ के सामने हुई, लेकिन उनमें से कुछ निजी मुलाकातों में फुत्सोक वांग्याल के अलावा कोई न था। कोई भी अवसर, चाहे ये दावत हो या कॉन्फ्रेंस, वह मुझे अपने पास बिठाते और एक अवसर पर उन्होंने मुझे भोजन भी परोसा। इससे मुझे थोड़ी चिंता भी हुई क्योंकि मैंने अफवाह सुनी थी कि वो क्षय रोग टी.बी. से पीड़ित हैं। मुझे ये बहुत प्रभावपूर्ण व्यक्ति लगा। शारीरिक रूप से वह अति विशिष्ट थे। उसका रंग बहुत काला था लेकिन साथ ही उसकी चमड़ी बहुत ही चमकदार थी। लगता था मानो वह किसी मलहम का प्रयोग करते हों। उनके हाथ सुंदर उंगलियों और विशेष गठन वाले अंगूठे के कारण बहुत सुंदर थे और इनमें उत्सुकता भरी चमक भी थी। मैंने ये भी ध्यान दिया कि उन्हें सांस लेने में कुछ कठिनाई होती है और वो काफ़ी हौंफते हैं। इसी से उनकी आवाज़ पर प्रभाव पड़ता था जो धीमी तथा सही होती थी। शायद इसी कारण से वह छोटे छोटे वाक्य बोलते थे। इसी प्रकार उनकी गतिविधियां तथा हाव भाव भी सुस्त थे। यदि वह अपनी गर्दन बाएं से दाएं घुमाते तो उसमें कई सेकंड लग जाते, जिससे उसमें मान व विश्वास की झलक आती। उनके तौर तरीकों की विशिष्टता के विपरीत उनके कपड़े थे जो पूरी तरह जीर्ण दिखाई देते। उसकी कमीजें आस्तीनों पर हमेशा फटी होती तथा जो जैकेट वह पहनते वे फटी पुरानी होती। ये अन्य लोगों जैसी ही होती थी सिवा रंग के जो हल्के बादामी रंग से थोड़ा सा भिन्न होता था। उनके जूते हमेशा पॉलिश किए हुए होते थे, लेकिन उन्हें ऐश्वर्यपूर्ण वस्त्रों की जरूरत नहीं थी। इतना फूहड़ दिखने के बावजूद भी उनमें अधिकतर वह सच्चाई की जबरदस्त ओज आती। उनकी उपस्थिति भर से ही सम्मान मिलने लगता। मैंने भी महसूस किया कि वो बहुत निश्चयी और पूरी तरह स्पष्ट भी थे। चीन में अपने प्रवास के पहले कुछ हफ्तों के दौरान हम सब तिब्बतियों के बीच वार्ता का स्वाभाविक विषय यही था कि हम चीन की इच्छाओं के साथ अपनी जरूरतों का सर्वोत्तम तादात्म्य कैसे करें। मैंने काशाग व साम्यवादी नेतृत्व के बीच मध्यस्थ का काम किया। बहुत सी प्रारंभिक मुलाकातें हुई जो बहुत अच्छी रहीं। वार्ताओं को थोड़ा ज़्यादा बल तब मिला जब मैंने माओ के साथ पहली निजी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि वो इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अभी 17 सूत्री समझौते की सभी धाराओं को लागू करना बहुत जल्दबाजी होगी। उन्होंने महसूस किया कि इनमें से विशेषकर एक को तो कुछ समय के लिए अनदेखा किया जा सकता है। ये धारा तिब्बत में सैन्य मामलों का आयोग
स्थापित किए जाने से संबंधित थी, जिससे देश पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा प्रभावशाली ढंग से शासित होना था। उन्होंने कहा कि तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र के लिए एक तैयारी समिति का गठन करना बेहतर रहेगा। ये संगठन ध्यान रखेगा कि सुधार की गति स्वयं तिब्बती जनता की इच्छानुसार संचालित हो। वो इस बात पर खूब जोर दे रहे थे कि समझौते की शर्तें उतनी धीमी रफ्तार से प्रभावी की जाएं जितनी हम आवश्यक समझें। जब मैंने ये सूचना काशाद को भेजी तो उन्हें बहुत राहत मिली। अब वास्तव में ही ऐसा लग रहा था कि हम शायद काम चलाओ समझौता करने में सफल हो जाएं, क्योंकि हम उस देश के सर्वोच्च व्यक्ति से प्रत्यक्ष बात कर रहे थे। माओ के साथ एक निजी मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा कि वह इस बात पर बहुत खुश हैं कि मैं बीजिंग आया हूँ। वह कहते चले गए कि तिब्बत में चीन की उपस्थिति का कुल उद्देश्य हमारी सहायता करना था। उन्होंने कहा, तिब्बत महान देश है। आपका इतिहास बड़ा अद्भुत है। अरसा पहले आपने काफी सारा चीन भी जीत लिया था, लेकिन अब आप पिछड़ गए हैं और हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। 20 वर्ष के समय में आप हमसे आगे भी हो सकते हैं और तब चीन की सहायता करने की बारी आपकी होगी। मैं अपने कानों पर बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पाया, लेकिन वो सिर्फ प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ बोलते दिखाई दे रहे थे। मैंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से जुड़ाव की संभावनाओं पर बहुत ज़्यादा उत्साहित होना शुरू कर दिया। मैं जितना मार्क्सवाद की तरफ निहारता, मुझे यह उतना ही पसंद आना। ये प्रत्येक के लिए समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था थी जो दुनिया की सभी बुराइयों की रामबाण होने का दावा करती थी। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इसकी एकमात्र बुराई जो मुझे नजर आती वह थी इसका मानव अस्तित्व के सिर्फ भौतिकवादी नजरिए पर जोर देना। इससे मैं सहमत नहीं था। अपने आदर्शों की प्राप्ति हेतु चीनियों द्वारा प्रयुक्त तरीकों से भी मैं चिंतित था। मुझे इसमें कठोरता का तीव्र प्रभाव लगा, लेकिन साथ ही मैंने पार्टी का सदस्य बनने की इच्छा व्यक्त की। मैंने आश्वस्त महसूस किया और अब भी करता हूं कि बौद्ध व मार्क्सवादी विचारधाराओं का संश्लेषण करना संभव हो सकेगा जो राजनीतिक संचालन का सचमुच ही प्रभावी तरीका सिद्ध होगा। साथ ही मैंने चीनी भाषा सीखना शुरू कर दिया और मेरे नए चीनी सुरक्षा अधिकारी के सुझाव पर, जो कोरियाई युद्ध का एक अनुभवी सैनिक और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था, कुछ शारीरिक व्यायाम भी शुरू कर दिए। वह प्रत्येक सुबह आता और मेरा निरीक्षण करता। कुल मिलाकर वह जल्दी उठने का आदी नहीं था और समझ नहीं पाता था कि मैं प्रार्थना करने के लिए 5 बजे से पहले ही क्यों उठ खड़ा होता हूँ। अक्सर वह बिखरे बाल लिए और बिना नहाए आ जाता। जहाँ तक आहार विधान की बात है, इसमें कुछ असर लगता था। मेरी छाती, जो अब तक कुछ तंग व छरहरी थी, काफी फैलनी शुरू हो गई। आगमन के बाद हमने कुल मिलाकर कोई 10 हफ्ते बीजिंग में गुजारे। अधिकतर समय राजनैतिक मुलाकातें और कॉन्फ्रेंसों ने ले लिया और असंख्य दावतों की तो बात ही जाने दीजिए। इन विशाल भोजों का आहार मुझे कुल मिलाकर बहुत अच्छा लगा, यद्यपि मैं उन सैकड़ों वर्षों पुराने अंडों के विचार पर अब भी थर्रा जाता हूँ जिन्हें व्यंजन समझा जाता था। इसकी गंध चढ़ जाती, यह मुंह में ही अटकी भी रहती। भोजन कर चुकने के बाद भी आप नहीं बता सकते थे कि आप अभी उन्हें मुंह में ही चख रहे हैं या ये सिर्फ उनकी गंध ही है। वे आपकी इंद्रियों पर छा जाते। मैंने देखा है कि कुछ यूरोपियन पनीरों में भी ऐसा ही गुण होता है। इन दावतों को मेजबानों द्वारा काफी महत्वपूर्ण समझा जाता, जो इस विचार के लगते थे कि लोगों के खाने की मेज पर इकट्ठे बैठकर ही सच्ची मित्रता पनप सकती है। ये बिल्कुल गलत है। जब इन्हीं दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी की पहली असेंबली हुई तो मुझे चीन के पीपुल्स रिपब्लिक की मार्गदर्शक कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया। ये नामात्र की नियुक्ति थी जिसमें कोई वास्तविक राजनीतिक सत्ता नहीं, पर सम्मान तो था ही। मार्गदर्शक कमेटी नीतियों को पोलित ब्यूरो, जहां असली शक्ति निहित है, के सामने पेश करने से पहले विचार विमर्श करती। मार्गदर्शक कमेटी की राजनैतिक बैठकें व कॉन्फ्रेंस दावतों के बजाय ज़्यादा लाभदायक अनुभव था, यद्यपि वे हमेशा चलते रहने जैसी लगतीं। कई बार एक वक्ता इकट्ठा ही 5, 6 या 7 घंटे तक बोलता रहता, जो बहुत बोर करने वाला होता। मैं गर्म पानी के घूंट भरता रहता और समापन के लिए तरसता रहता। लेकिन माओ की उपस्थिति में होने वाली सभाओं की अलग ही बात थी। वह मंत्रमुग्ध कर देते।
सबसे अच्छी बात तो ये थी कि बोल चुकने के बाद वह श्रोताओं की राय मांगते। वो किसी भी विषय पर लोगों की हार्दिक भावनाएं कहलाने का प्रयत्न करते और जो कुछ भी कहा जाता सुनते। वो कई अवसरों पर अपनी आलोचना भी कर डालते। और एक बार जब उन्हें वांछित परिणाम नहीं मिला तब उन्होंने एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्थानीय पार्टी अधिकारियों के व्यवहार की शिकायत थी जो स्वयं उनके गांव से भेजा गया था। कुल मिलाकर यह प्रभावी था, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया मैंने जानना शुरू कर दिया कि इन मीटिंगों में से अधिकतर कितनी कृत्रिम थीं। लोग अपनी बात कहने से डरते थे, खासकर गैर पार्टी सदस्य जो पार्टी सदस्यों को खुश करने के लिए उतावले थे। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि चीन में राजनीतिक जीवन विरोधाभासों से भरा था, भले ही मैं अच्छी तरह तय नहीं कर पाया कि इसका कारण क्या था। जब कभी मैं माओ से मिलता वह मुझे पुनः प्रेरित करते। मुझे एक मौका याद है जब वो बिना सूचना दिए मेरे निवास पर आ गए थे। वो किसी मामले पर मुझसे निजी तौर पर बात करना चाहते थे। मुझे याद नहीं कि ठीक बात क्या थी, लेकिन हमारी बातचीत के दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध के पक्ष में बातें करके मुझे चकित कर दिया। उन्होंने बुद्ध के जाति विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी व शोषण विरोधी होने की प्रशंसा की। उन्होंने सुपरिचित नारी बुद्ध देवी तारा की भी चर्चा की। अचानक ही वह बिल्कुल धर्म के पक्ष में दिखाई देने लगे। एक अन्य अवसर पर मैं, महान नेता, उन्हें यही कहकर पुकारा जाता था कि सामने एक बड़ी मेज पर बैठा जिसके दोनों तरफ 2 जनरल बैठे थे। उन्होंने दोनों व्यक्तियों की तरफ इशारा करके मुझसे कहा था कि वो उन्हें तिब्बत में तैनात कर रहे हैं। तब उन्होंने मुझे घूरा और कहा, इन आदमियों को मैं आपकी सेवा करने को भेज रहा हूँ। यदि ये आपकी बात न सुने तो मुझे बता देना, मैं इन्हें वापस बुला लूँगा। फिर भी इन उचित प्रभावों को ग्रहण करते हुए साथ ही मैं वह पागलपन भी देखा सकता था जिसमें पार्टी कर्मचारियों का बड़ा बहुमत अपना दैनिक कार्य निपटाता था। वे अपनी जिंदगी के लिए नहीं तो अपनी नौकरी के लिए निरंतर भयग्रस्त रहते थे। माओ के साथ वक्त गुजारने रहने के साथ साथ मैंने चाइंग एन लाई व साथ ही लू राओची को भी काफ़ी देखा। लू राओची मितभाषी था और बहुत कम हंसता था। संक्षेप में वह काफ़ी सख्त था। एक मौके पर मैं लू तथा बर्मा के प्रधानमंत्री उनु के साथ एक बैठक में मौजूद था। शुरू होने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को उन विषयों की थोड़ी जानकारी दी गई जिनका उन्हें ध्यान रखना था। मेरा विषय धर्म था और यदि बर्मी नेता धर्म के बारे में पूछना चाहते तो मुझे उत्तर देना था। यह असंभव दिखाई देता था और उससे काफ़ी परे था जो उनु सोचे हुए थे। इसकी अपेक्षा वह लू से अपने देश में साम्यवादी क्रांतिकारियों को चीनी समर्थन के बारे में पूछना चाहते थे। लेकिन जब वह बोले और यह बात शामिल की कि गुरिल्ले उसकी सरकार के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं तो लू बगले झांकने लगा। उसने बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया और उनु का प्रश्न अनुत्तरित रह गया। मुझे धक्का लगा मगर इस विचार से संतोष हुआ कि कम से कम लू ने झूठ बोलने या धोखा देने की कोशिश नहीं की। इस मौके पर चाइंग एन लाई निस्संदेह ही चतुराई की बात कह देता। चाओ बहुत ही अलग किस्म का व्यक्ति था और लू यदि शांत व गंभीर था तो चाओ मुस्कुराहट व आकर्षण से भरपूर कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति था। दरअसल वह अति विनम्र था। यह ऐसे आदमी की निशानी होती है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वह बड़ी तेज आंखों वाला भी था। मुझे याद आता है कि एक विशेष दावत में जिसमें मैं शामिल था, वह कुछ विदेशी कुलीन व्यक्तियों को मेज तक ले जा रहा था कि अचानक उसके मेहमान का पैर छोटी सीढ़ी पर लड़खड़ा गया। चाओ की एक बाजू बेकार थी, लेकिन ज्यों ही वह आदमी लड़खड़ाया उसने अच्छे वाली बाजू उसे पकड़ने के लिए फैला दी। इस दौरान भी उसकी बातचीत सामान्य तरह से जारी रही। उसकी जुबान भी बड़ी पैनी थी। बीजिंग में उनु की यात्रा के बाद चाओ ने 1000 कर्मचारियों को संबोधित किया, जिसके दौरान उसने बर्मी प्रधानमंत्री के प्रति सरेआम अपमानजनक टिप्पणियां की। मुझे ये बड़ा अद्भुत लगा क्योंकि वह लोगों के बीच उसी आदमी के प्रति विनम्र और सम्मानजनक रहा था। बीजिंग में रहते हुए ही मुझे कुछ चीनी बौद्धों को शिक्षा देने को कहा गया। इस बार मेरा अनुवादक एक चीनी भिक्षु था जिसके बारे में मुझे बताया गया कि उसने तिब्बत में अध्ययन किया था और एक तिब्बती लामा से शिक्षा ली थी। पुराने समय में कई चीनी भिक्षुओं को तिब्बत में अध्ययन करना पड़ता था। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ।
वो मुझे अपने धर्म का सच्चा पालन करने वाला व बहुत समर्पित व्यक्ति लगा। कुछ साम्यवादी जिनसे मैं मिला बहुत अच्छे आदमी थे, दूसरे की निस्वार्थ सेवा करने वाले और मेरे लिए अच्छे व्यक्तिगत सहायक। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। अल्पसंख्यकों के दफ्तर का लियू का पिंग नामक एक उच्च कर्मचारी ऐसा ही था, जिसे मुझे मार्क्सवाद व चीनी क्रांति पर शिक्षा देने हेतु नियुक्त किया गया था। दरअसल वह मुसलमान था और मैं उससे यह पूछकर चिढ़ाया करता कि क्या वह सुअर का मांस खाता है। मुझे याद आता है कि उसकी एक उंगली गायब थी। वह एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसकी पत्नी, जो उससे इतनी छोटी थी कि उसकी बेटी हो सकती थी, मेरी माँ और बड़ी बहन की अच्छी सहेली बन गई। जब मैं चीन छोड़कर आया तब वो बच्चों की तरह रोने लगा। मैं अक्टूबर समारोहों के हो जाने तक बीजिंग में रहा। वह साल पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना की 5वीं वर्षगांठ का था और उस मौके पर राजधानी में बहुत से विदेशी कुलीन व्यक्तियों के आने की उम्मीद थी। इनमें खुश्चेव व बुल्गानिन भी थे जिनसे मेरा परिचय कराया गया। इन दोनों ने ही मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं किया, और पंडित नेहरू की तुलना तो वाकई किसी से नहीं हो सकती, जिन्होंने मेरे बीजिंग में होने के दौरान यात्रा की थी। चाय एन लाई की अध्यक्षता में हो रही दावत के वे सम्माननीय अतिथि थे और उनसे परिचय कराए जाने के लिए अन्य मेहमान पंक्तिबद्ध थे। कुछ दूरी से वे काफी मिलनसार दिखाई दे रहे थे और पास आने वाले के लिए कुछ शब्द कहने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। यद्यपि जब मेरी बारी आई और मैं खड़ा उनसे हाथ मिला रहा था तो ऐसा लगता था कि वे जड़ हो गए। उनकी आंखें सामने स्थिर थीं और वे पूर्णतया चुप थे। मैंने इस पर कुछ परेशानी महसूस की और यह कहकर चुप्पी तोड़ी कि मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ तथा तिब्बत काफी दूरस्थ देश होने के बावजूद मैंने उनके बारे में काफी कुछ सुना है। अंत में वे बोले, लेकिन सिर्फ बहुत ही असावधानीपूर्ण ढंग से। मैं बहुत निराश हुआ क्योंकि मैं उनसे बातचीत करना चाहता था और तिब्बत पर उसके देश के दृष्टिकोण के बारे में पूछना चाहता था। कुल मिलाकर यह भेंट बड़ी अजीब रही। बाद में मैंने भारतीय राजदूत की प्रार्थना पर उससे बातचीत की, लेकिन ये भी लगभग उतनी ही असफल रही जितनी असफल भेंट मेरी नेहरू जी के साथ रही थी। यद्यपि मेरे साथ एक कर्मचारी था जो अच्छी खासी अंग्रेजी बोलता था, लेकिन चीनियों ने जोर दिया कि मैं उसके बजाय उन्हीं का एक दुभाषिया अपने साथ ले जाऊं। इसका मतलब था कि भारतीय राजदूत जो कुछ अंग्रेजी में कहता उसे बड़ी मेहनत से चीनी में अनुदित किया जाता और फिर तिब्बती में। ये बड़ी असुविधाजनक भेंट थी। कुछ बातें थीं जिन पर मैं चर्चा करना चाहता था, लेकिन वे चीनियों की उपस्थिति के कारण नहीं उठाई जा सकीं। दोपहर बाद का सर्वोत्तम हिस्सा वह आया जब एक नौकर ने हमारे लिए चाय डालनी शुरू की और फलों के एक बड़े बर्तन को गिरा बैठा, जो काफी महंगे दामों पर खरीदे गए होंगे। फर्श पर लुढ़कते इन खुमानी, आडूम और बेरोन को देखकर मेरा गंभीर दुभाषिया और उसका सहायक, कोई कर्मचारी कभी अकेला नहीं जाता था, हाथों और घुटनों के बल होकर उन्हें उठाने के लिए रेंगने लगे। इस सब को देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे काफी बेहतर वक्त मिला सोवियत राजदूत के साथ, जिसके साथ मैं एक दावत में बैठा था। उन दिनों में सोवियत संघ और चीन पक्के दोस्त थे, अतः हस्तक्षेप का कोई खतरा न था। राजदूत बहुत ही मैत्रीपूर्ण था और उसने समाजवाद के बारे में मेरे विचारों में काफी रुचि ली। जब मैंने जवाब दिया कि मैं इसमें काफी संभावनाएं देखता हूं, तो उसने कहा कि मुझे आना चाहिए और सोवियत संघ की यात्रा करनी चाहिए। ये बहुत श्रेष्ठ विचार लगा और उसके देश की यात्रा की एक बलवती इच्छा मुझमें विकसित हुई, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के एक साधारण सदस्य के रूप में। उस तरह ये संभावित प्रतिनिधिमंडल जहां कहीं भी जाता वहां मैं भी जाता, लेकिन बिना किसी जिम्मेवारी के। मैं अपना सारा वक्त अपनी काम करने में और सैर सपाटे में व्यतीत कर सकता था। दुख की बात है कि इस विचार का कुछ नहीं बना। कोई 20 वर्ष से भी ज्यादा बाद मैं सोवियत संघ की यात्रा की इच्छा पूरी कर पाया। ये कहने की जरूरत नहीं है कि परिस्थितियां उससे बहुत भिन्न थीं जिनकी मैंने शौक से कल्पना की थी। कुल मिलाकर चीनी अधिकारी मुझे विदेशियों से मिलने देने से हिचकिचा रहे थे। मेरा ख्याल है कि मैं उनके लिए कोई परेशानी वाली चीज रहा होऊंगा। तिब्बत पर चढ़ाई के समय दुनिया भर के कई देशों ने कम्युनिस्टों की खूब भर्त्सना की थी।
यह उनके लिए चिढ़ने का एक स्रोत था और वे वह सब कुछ करने में लगे थे जो उनकी छवि सुधार सकता और दिखा सकता था कि ऐतिहासिक रूप से भी उचित थी और एक बड़े देश द्वारा कमजोर देश की सहायता के रूप में भी तिब्बत पर उनके कब्जे का पूरा औचित्य था। लेकिन मैं ध्यान दिए बिना न रह सका कि कितना भिन्न व्यवहार हमारे मेजबान करते जब कोई विदेशी मेहमान मौजूद होता। आदतन तो वे विदेशियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में घमंडी थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में वे बहुत ही नम्र और दबे रहते। एक हंगेरियन नर्तक मंडली समेत जिसके सभी सदस्य मेरे ऑटोग्राफ चाहते थे जो मैंने दिए, कई विदेशियों ने मुझसे मिलने में रुचि प्रकट की। हजारों मंगोलियन भी मुझे तथा पंचेन लामा को देखने की उम्मीद में चीनी राजधानी आए। इससे चीनी अधिकारी खुश न हुए, शायद इसलिए कि तिब्बती व मंगोलियन दोनों मिलाकर इस बात के असुविधाजनक अवशेष थे कि भूतकाल में चीजें कितनी भिन्न रही थीं। न केवल तिब्बती सेनाओं ने 8वीं सदी में चीनियों से कर वसूला था, बल्कि मंगोलियाई युद्ध सम्राट कुबलाई खान के सफल आक्रमण के बाद मंगोलिया ने चीन पर सन 1279 से लेकर 1368 तक वास्तविक शासन भी किया था। उस समय एक मनोरंजक ऐतिहासिक वाकया हुआ। कुबलाई खान बौद्ध बन गया और उसने एक तिब्बती गुरु बनाया। इस लामा ने मंगोलियन राजा को चीनी जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए हजारों चीनियों को समुद्र में डुबोकर मारने की प्रक्रिया को बंद करने के लिए मनाया। ऐसा करके इस तिब्बती ने कई चीनी जिंदगियां बचाई। 1954 की सर्दियों के दौरान मैं, मेरी माँ व मेरे सबसे छोटे भाई तेंजिन चोग्याल समेत सारे काफिले के साथ औद्योगिक व भौतिक प्रगति के गौरव देखने हेतु चीन के विस्तृत भ्रमण पर गए। मैंने इसका खूब आनंद उठाया, लेकिन मेरे बहुत से तिब्बती कर्मचारियों को उससे एकदम अरुचि थी जो उन्हें पेश किया जा रहा था। वे उस वक्त बड़ी चैन की सांस लेते जब कभी यह घोषणा होती कि आज घूमने नहीं जाना है। विशेषकर मेरी माँ ने चीन में आनंद नहीं उठाया। उसकी नाखुशी बढ़ गई जब भ्रमण के दौरान उसे बुखार हो गया, जो बाद में फ्लू का गंभीर केस हो गया। सौभाग्य से हमारा व्यक्तिगत चिकित्सक, मेरे बचपन का मोटू डॉक्टर, हमारे साथ था। वह बहुत विद्वान व्यक्ति था और मेरी माँ का मित्र। उसने उनके लिए कुछ दवाइयाँ लेने की सलाह दी जिन्हें उन्होंने तुरंत ले लिया। दुर्भाग्य से उन्होंने उसके निर्देशों को गलत समझा और जिन्हें 2 दैनिक खुराकों में लिया जाना था, वह उसे एक साथ ले बैठी। इससे खूब तेज प्रतिक्रिया हो गई जिसने इस ज्वर के ज्वार में उसे वास्तव में ही बहुत बीमार कर दिया। कई दिनों तक उन्होंने खूब कमजोरी महसूस की और मुझे सचमुच ही उनकी चिंता हो गई। लेकिन हफ्ते भर बाद उनमें सुधार आना शुरू हुआ और वो 25 साल से ज्यादा तक जिंदा रहीं। लिंग रिम्पोछे भी बहुत बीमार हुए, लेकिन वो उन्हें इतनी अच्छी तरह सुधार नहीं कर पाया। निर्वासन में आने के बाद ही वो पूरी ताकत पुनः पा सके। तेंजिन चोग्याल, जो मुझसे 12 साल छोटा है, चीनियों समेत जो कि उसके बहुत शौकीन थे, प्रत्येक के लिए खुशी व भय का निरंतर स्रोत था। वह बड़ों को तंग करके बहुत खुश होता। यदि कभी मेरी माँ या और कोई हमारे मेजबानों के बारे में निंदात्मक टिप्पणी कर देता तो मेरा छोटा भाई इसे बिना हिचकिचाहट के उन तक पहुँचा देता। उसके सामने कोई बात कहते वक्त हम सभी को बड़ा ध्यान रखना पड़ता, तो भी वह तुरंत भांप जाता जब कोई अस्पष्ट या टालमटोल वाली बात करता। लेकिन वह इतना प्रसन्नचित्त था कि मेरे कनिष्ठ गुरु त्रिजांग रिम्पोछे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो उसके साथ बहुत कम बोलते। और मैं सोचता हूँ कि इसका मुख्य कारण था कि तेंजिन चोग्याल मेज कुर्सियों पर कूदता रहता और उन्हें चीनियों को ये बताने की चिंता रहती कि फर्नीचर कैसे टूटा। दूसरी तरफ लिंग रिम्पोछे उसके लिए एक उत्साही साथी थे। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने भाई को ज्यादा नहीं देखा, लेकिन उसने पिछले दिनों ही मुझे एक अवसर की याद दिलाई जब मैंने पाया था कि उसने एक सजावटी तालाब से सारी मछलियां निकाल ली थीं और उन्हें घास पर सजाकर रख दिया था। अब वो मुझे बताता है कि मैंने इस बात के लिए उसके कान पर भारी घूंसा दिया था। यद्यपि चीन की भौतिक तरक्की की मेरी रुचि में कई कर्मचारी शामिल नहीं थे, तो भी मैं साम्यवादियों की भारी औद्योगिकी के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों से खूब प्रभावित हुआ। मैं व्यग्र था कि मेरा देश भी इतनी ही तरक्की करे। मुझे वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पनबिजली घा तो बहुत अच्छा लगा जिसे दिखाने हमें मांचूरिया ले जाया गया था। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि तिब्बत में इस प्रकार की ऊर्जा पैदा करने की अंतहीन संभावनाएं हैं। लेकिन जिस
चीज ने मेरी इस यात्रा को स्मरणीय बनाया वह था उस कर्मचारी के चेहरे के हावभाव जो संयंत्र दिखाते वक्त मेरे सवाल पूछने पर उसके चेहरे पर आए थे। भला हो लासा के पुराने डीजल जनरेटर पर मेरे काम का जो मैं इसके सिद्धांत को अच्छी तरह समझ पाया। मैं सोचता हूँ कि एक युवा विदेशी भिक्षु द्वारा किलोवाट घंटे व टरबाइन के आकार पर प्रश्न पूछना उसे बेतुका लगा होगा। इस भ्रमण का मुख्य आकर्षण तब आया जब हमें मंचूरिया में ही एक पुराने युद्धपोत पर ले जाया गया। मैं जड़ रह गया। चाहे ये बहुत प्राचीन था और मैं किसी यंत्र या डायल का सिर पैर भी नहीं समझ पाया तो भी इस विशाल स्लेटी धातुई वस्तु व तेल तथा समुद्री पानी की गंध वाले जहाज पर चढ़ना ही मेरे लिए काफी था। नकारात्मक पहलू ये रहा कि मुझे पता लगा कि चीनी अधिकारियों की मुझे आम चीनी जनता से मिलने की अनुमति देने की कोई मंशा न थी। जब कभी मैं प्रोग्राम से हटता या स्वयं स्थानों को देखने को निकलता तो मेरा ध्यान रखने वाले कर्मचारी सुरक्षा का बहाना बनाकर मुझे ऐसा करने से रोक देते। मेरी सुरक्षा लगातार बहाना बनी रही। सिर्फ मुझे ही आम जनता से दूर नहीं रखा जा रहा था बल्कि बीजिंग के सभी चीनियों को भी मुझसे दूर रखा जा रहा था। उन्हें भी कोई चीज स्वतंत्रतापूर्वक करने की मनाही थी। लेकिन मेरा एक तसेनशाप सेरकोन रिम्पोछे हमेशा ही इधर उधर निकल जाता। वह चीनियों की कही कोई बात न सुनता और वही करता जो उसे उचित लगता। और चूंकि शायद वह लंगड़ा तथा ध्यान में न आने योग्य था इसलिए किसी ने उसे रोकने की न सोची। इस प्रकार सिर्फ वही था जो इस नए पीपुल्स रिपब्लिक की अंतर्गत तस्वीर देख पाया। मैंने उससे काफी कुछ जाना। उससे जनता के मन में बैठे भय और भीषण गरीबी की एक बहुत अंधेरी तस्वीर बनती थी। फिर भी एक औद्योगिक क्षेत्र की यात्रा के दौरान मैं एक होटल के बैरे से बातचीत करने में सफल रहा जो बहुत रोचक रही। उसने मुझे बताया कि लासा से मेरी विदाई की तस्वीरें उसने देखी हैं और यह जानकर बहुत खुश है कि मेरी जनता चीन की मेरी इस यात्रा से खूब खुश है। जब मैंने उसे बताया कि यह हकीकत से बहुत दूर की बात है तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन ऐसा तो अखबार में कहा गया है। इस पर मैंने कहा कि स्थितियों की गलत व्याख्या की गई क्योंकि सच्चाई तो यह है कि मेरी जनता का बहुमत तो बहुत ज्यादा बेचैन है। इस पर मेरे उस दोस्त को धक्का लगा। वह हैरान रह गया। मैंने पहली बार जाना कि कम्युनिस्ट अखबार किस हद तक घटनाओं को तोड़ मरोड़ देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो झूठ बोलना तो अधिकारियों के खून में शामिल है। चीन के इस भ्रमण के दौरान ही मैं सीमा पार मंगोलिया गया जहां मैंने बैकवॉट सरकोन रिम्पोछे के साथ उसकी जन्मस्थली की यात्रा की। ये बड़ा मर्मस्पर्शी अनुभव था जिससे मैंने जाना कि वह देश मेरे देश के कितना करीब है। हम बीजिंग में वापस 1955 की जनवरी के आखिर में तिब्बत का नववर्ष त्योहार लोसार मनाने के लिए पहुंचे। इसकी महत्ता के प्रतीक स्वरूप मैंने एक दावत के आयोजन का निश्चय किया जिसमें मैंने चेयरमैन माओ व 4 बड़े नेताओं की मंडली बिग 4 के सदस्यों यानी चाई एन लाई, चूते व लुराउची को आमंत्रित करना था। उन सभी ने स्वीकार कर लिया। शाम के समय माओ बहुत मैत्रीवत रहे। एक मौके पर वह झुके और पूछने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि मैं हवा में तसाम्पा की एक चुटकी फेंक रहा था। मैंने समझाया कि यह प्रतीकात्मक अर्पण है जिस पर उन्होंने भी थोड़ा सा उंगलियों में लेकर हवा में फेंका। तब उन्होंने थोड़ा ज्यादा लिया और चेहरे पर शरारती भाव लिए उसे फर्श पर फेंक दिया। इस जरा से व्यंग्यात्मक भाव ने ही एक स्मरणीय संध्या खराब कर दी जो हमारे दोनों देशों के बीच सच्चे भ्रातृत्व का आधार बन सकती थी। यकीनन ही चीनी घटनाओं को इसका तरह का रंग दे रहे थे। इसके लिए उन्होंने बहुत से फोटोग्राफर जमा कर रखे थे जिन्होंने इन दृश्यों को रिकॉर्ड करना था। 1-2 दिन बाद दिन गए भाषणों पर जोर देते हुए कुछ रिपोर्ट अखबारों में चमक दमक वाले फोटो के साथ छीं। ये तस्वीरें तिब्बत में भी गई होंगी क्योंकि जब मैं लासा लौटा तो मैंने इन्हें चीन द्वारा चलाए जा रहे एक स्थानीय चीनी अखबार में भी देखा। इसमें मुझे और चेयरमैन माओ को इकट्ठे बैठे दिखाया गया था। मेरा सिर उनकी तरफ मुड़ा हुआ था और मेरे हाथ जटिल हाव भाव बनाए हुए थे। समाचार पत्र के संपादक ने खुद का दिमाग दौड़ाया कि क्या हो रहा होगा और इस आशय का शीर्ष दे दिया कि यह तस्वीर परमपावन दलाई लामा द्वारा महान नेता को ये समझाते वक्त की है कि खाब से लोसर का पकवान कैसे बनता है।
1955 के बसंत में जिस दिन मैंने चीन से तिब्बत के लिए चलना था उससे एक दिन पहले मैं मार्गदर्शक कमेटी की सभा में भाग ले रहा था। लू राव चीजो इसकी अध्यक्षता कर रहा था। एक लंबे व्याख्यान के बीच में ही था कि अचानक मेरा सुरक्षा अधिकारी अंदर घुसा और मुझ तक दौड़कर आया। उसने कहा, चेयरमैन माओ तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं, वह आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि क्या कहूँ। मैं एकदम मीटिंग छोड़कर नहीं उठ सकता था और उधर लू था कि वह सांस लेने को तैयार नहीं था। मैंने जवाब दिया, उस हालत में तो हमें चलना ही होगा। और हम वहां से चल दिए। तुरंत हम सीधे माओ के कार्यालय गए, जहां वह सचमुच मेरा इंतजार कर रहे थे। ये हमारी अंतिम मुलाकात होनी थी। उन्होंने घोषणा की कि मेरे तिब्बत जाने से पहले वो मुझे सरकार के बारे में कुछ सलाह देना चाहते हैं तथा उन्होंने समझाना शुरू किया कि कैसे मीटिंग की जानी चाहिए, कैसे लोगों की राय जानी जाए और फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय कैसे लिया जाता है। ये बहुत उत्कृष्ट सूचना थी और मैं बैठा नोट्स लेता रहा जैसा कि हमारे मिलने पर मैं हमेशा करता था। वो मुझे बताते चले गए कि संचार किसी भी प्रकार की भौतिक प्रगति का मुख्य तत्व है और इस बात का ध्यान रखने पर बल दिया कि कितने युवा तिब्बतियों को संभवतया इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वह जब भी मुझ तक कोई बात पहुंचाना चाहेंगे तो वह ऐसा किसी तिब्बती के माध्यम से करना चाहेंगे। आखिरकार वह मेरे करीब खिसक आए और बोले, आप जानते हैं कि आपका दृष्टिकोण अच्छा है, लेकिन धर्म जहर है। पहली बात तो ये जनसंख्या घटाता है क्योंकि भिक्षुओं और भिक्षुणियों को कुंवारा रहना होता है। दूसरी बात ये भौतिक प्रगति को अनदेखा करता है। इस पर मैंने अपने चेहरे पर एक उग्र, जलती हुई उत्तेजना महसूस की और अचानक मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा, तो तुम भी आखिरकार धर्म के विनाशक ही हो। अब तक काफी शाम ढल चुकी थी। जैसे ही माओ ने वे घातक शब्द बोले मैंने आधा चेहरा छुपाया और जैसे कोई चीज लिख रहा हूँ इस तरह आगे झुका। मेरी कोशिश थी कि जो भय मैं महसूस कर रहा था उसे वह भांप नहीं पाए, वरना इससे उनका मुझमें विश्वास टूट गया होता। सौभाग्य से किसी कारणवश उस अवसर पर फुत्सोक वांग्याल हमारे बीच दुभाषिया नहीं था। यदि वो होता तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसने मेरे विचार खोज निकाले होते, क्योंकि हम रोज ही प्रत्येक बात पर विचार विमर्श किया करते थे। तो भी मैं लंबे समय तक अपनी भावनाएं नहीं छुपा पाया। सौभाग्य से माओ ने कुछ और मिनटों के बाद वह मुलाकात खत्म कर दी। जब वो हाथ मिलाने को खड़े हुए तो मैंने भारी राहत महसूस की। उनकी आंखें जीवन से भरपूर थीं और देर रात होने के बावजूद वह चौकस थे। रात की खामोशी में हम इकट्ठे बाहर गए। मेरी कार इंतजार कर रही थी। उन्होंने मेरे लिए दरवाजा खोला और बंद किया। मैंने अंतिम बार जब माओ को देखा तो वह बिना हैट या कोट के ठंड में बाहर खड़े हाथ हिला रहे थे। भय और हैरानी असमंजस में बदल गए। उन्होंने मुझे इतना गलत कैसे समझा? वो कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने अस्तित्व के रोम रोम से धार्मिक नहीं था? उन्होंने अन्यथा किस कारण से सोचा होगा? यह मैं जानता था कि मेरी प्रत्येक हरकत रिकॉर्ड की जाती थी। मैं कितने घंटे सोता हूँ, प्रत्येक मीटिंग में मैंने क्या कहा। निस्संदेह मेरे व्यवहार की साप्ताहिक रिपोर्ट का विश्लेषण कराकर माओ को दिया गया होगा। ऐसा होने से वह निश्चित ही यह ध्यान देने से नहीं चूके होंगे कि मैं प्रतिदिन 4 घंटे प्रार्थना व मनन में व्यतीत करता था। और फिर जितने समय में चीन में रहा, मैं अपने धार्मिक शिक्षकों से निर्देश लेता रहा। उन्हें ये भी पता होना चाहिए था कि मैं अपने आखिरी मठिया इम्तिहानों के लिए सख्त मेहनत कर रहा हूं, जो अब 6 या 7 साल से अधिक दूर नहीं थे। मैं उलझा हुआ था। इसकी एकमात्र संभावित व्याख्या यही थी कि उन्होंने वैज्ञानिक मामलों व भौतिक प्रगति में मेरी भारी रुचि का गलत अर्थ लगाया होगा। ये सच था कि मैं पीपुल्स रिपब्लिक की तरह तिब्बत का आधुनिकीकरण चाहता था, और यह भी सच है कि मेरे दिमाग का रुझान मुख्यतः वैज्ञानिक है। सो यही हो सकता है कि बौद्ध विचारधारा के अज्ञानवश माओ ने बुद्ध की इस शिक्षा को अनदेखा कर दिया कि जो धर्म का पालन करता है उसे स्वयं इसकी वैधता का परीक्षण करना चाहिए। यही कारण है कि मैंने आधुनिक विज्ञान की खोजों और सच्चाइयों का स्वागत किया है। शायद इसी से माओ ये समझ बैठे कि मेरा धार्मिक कार्यकलाप मेरे लिए सहारा या सुविधा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। चाहे उसका कोई भी कारण हो,
मैं अब जानता था कि उन्होंने मुझे पूरी तरह गलत समझा था। अगले दिन मैं तिब्बत की वापसी यात्रा के लिए बीजिंग से चल दिया। तरक्की पिछले वर्ष से इतनी तेज थी कि किंगहाई राजमार्ग पूरा हो चुका था। रास्ते में मैंने विभिन्न जगहों पर एक साथ 2 या 3 दिनों के लिए रहने का अवसर उठाया ताकि मैं यथासंभव काफ़ी ग्रामीणों से मिल सकूं और चीन में मेरे अनुभवों के बारे में कोई बात बता सकूं। ये भी कि भविष्य के लिए मुझे क्या उम्मीदें हैं। माओ के बारे में अपनी धारणा बदलने के बावजूद मैं अभी भी महसूस कर रहा था कि वह एक महान नेता और इससे उपसच्चे व्यक्ति थे। वह धोखेबाज नहीं थे। इसलिए मैं संतुष्ट था कि जब तक तिब्बत में उनके कर्मचारी उनका कहा माने, बशर्ते कि वह उन पर सख्त नियंत्रण रखें, तो यह आशावादी होने का अच्छा कारण था। इसके अतिरिक्त जहां तक मेरा संबंध था, सकारात्मक पहलू लेना ही जायज था। नकारात्मक होने में कोई फायदा नहीं था क्योंकि उससे तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है। मेरे काफिले के कई लोग मेरे इस आशावाद में शामिल नहीं थे। उनमें से बहुत कम पर चीन का अच्छा प्रभाव पड़ा था और उन्हें शक था कि साम्यवादियों के कठोर तरीकों से तिब्बत का उपकार होगा। वे उस समय चीनी सरकार के गानकुंग नामक एक उच्चाधिकारी के बारे में फैली एक कहानी से भी बेचैन थे। यह अफवाह थी कि वह लू राउची का आलोचक था और उसे बड़े भयावह तरीके से कत्ल कर दिया गया था। अभी ज्यादा समय नहीं बीता था कि मैं खुद नए संदेह करने लगा। जब मैंने दूरस्थ पूर्वी तिब्बत के ताशीखेल की यात्रा की थी तो विशाल संख्या में लोग आए थे। हजारों लोग मुझसे मिलने व सम्मान देने आए थे। उनका महान समर्पण मेरा मर्म स्पर्श कर गया। यद्यपि कुछ समय बाद मैं ये जानकर सुन्न रह गया कि चीनी अधिकारियों ने लोगों को ये बताया था कि मैं हफ्ते बाद पहुंचूंगा। वे तारीख के बारे में इसलिए झूठ बोले ताकि लोगों को मुझसे मिलने से रोक सकें। परिणामस्वरूप हजारों लोग तब पहुंचे जब मैं रवाना हो चुका था। मेरी नाखुशी का एक और कारण था मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर चीनियों का पागलपन। जब मैंने अपने गृह नगर की यात्रा की तो उन्होंने जोर दिया कि मुझे अपने रसोइयों के अलावा किसी अन्य से भोजन नहीं स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब था कि मुझे लोगों द्वारा ली गई भेंट स्वीकार नहीं करनी थी। यद्यपि उनमें से कुछ तो मेरे परिवार के ही थे जो अभी भी ताकत, मानो ये सीधे सादे समर्पित बेचारे लोग कभी दलाई लामा को जहर देने की बात सोचेंगे। मेरी माँ बहुत ज्यादा बेचैन थी। उसे क्या पता वह उन्हें क्या कहे। और जब मैंने लोगों से जीवन यापन के बारे में पूछताछ करते हुए उनसे बात की तो उन्होंने जवाब दिया, कम्युनिस्टों और चीन के पीपुल्स रिपब्लिक की मेहरबानी से हम बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। अपनी लासा वापसी के रास्ते भर में यथासंभव बहुत से लोगों से मिला। चीन के विपरीत यह मुश्किल नहीं था। हजारों लोग अपने बूढ़ों और बीमारों को लेकर सिर्फ मेरी एक झलक पाने आए। साथ ही बहुत से चीनियों ने भी उन समूहों में भाग लिया। इससे मुझे उन्हें तिब्बती मानसिकता समझने की जरूरत पर बल देने की सलाह देने का मौका भी मिला। ऐसा करके मैंने ये पता लगाने का प्रयास किया कि कौन पार्टी मेंबर है और कौन नहीं। अनुभव ने मुझे सिखा दिया था कि पार्टी मेंबर कुल मिलाकर ज्यादा स्पष्टवादी थे। तिब्बत में चीनी अधिकारियों का मेरे प्रति रवैया भी बहुत रोचक था। एक अवसर पर एक कर्मचारी बोला, चीनी लोग चेयरमैन माओ को उतना प्यार नहीं करते जितना तिब्बती लोग दलाई लामा से करते हैं। एक अन्य मौके पर एक गार्ड जो इधर उधर बड़े क्रूर ढंग से कार्य कर रहा था, मेरी जीप के पास आया और पूछने लगा कि दलाई लामा कहाँ है। ये बताने पर कि मैं यहाँ हूँ उसने टोप उतारा और आशीर्वाद मांगा। और जब मैंने चेंगदू छोड़ा तो कई चीनी कर्मचारी जो यात्रा भर मेरे साथ रहे थे, मुझे जाते देख रोने लगे। इसी प्रकार मेरी भावनाएं भी उनके प्रति गर्मजोशी की थीं। हमारे विचारों में अंतर के बावजूद हमारे बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध विकसित हो गए थे। कई महीनों बाद अपने देश तिब्बत के लोगों को देखकर मुझे उनके व उनके चीनी प्रतिरूपों के बीच अंतर को नए सिरे से देखने को मिला। शुरू में तो आप उनके चेहरे की तुलना करके ही बता सकते हैं कि तिब्बती ज्यादा खुश थे। मैं महसूस करता हूँ कि ये विभिन्न सांस्कृतिक तथ्यों के कारण था। पहली बात तो जमींदार व दास के बीच संबंध चीन की अपेक्षा काफी बेहतर थे और गरीबों के लिए स्थितियां बहुत कम कठोर थीं। दूसरी बात, तिब्बत में पांव बांधने या बधिया कर देने जैसी नृशंसता बिल्कुल नहीं थी जो पिछले दिनों तक पूरे चीन भर में फैली थी।
मैं सोचता हूँ कि चीनी लोग ये तथ्य भूल गए थे, इसलिए वे हमारी सामंती व्यवस्था को अपनी नकल मानते थे। लासा पहुंचने से थोड़ा पहले मैं चांग इन लाई से मिला, जो उस समय भूकंप से ग्रस्त खम के एक इलाके में आए थे। यह एक उत्सुकता भरी मुलाकात थी जिसमें उन्होंने धर्म के बारे में कुछ सकारात्मक बातें कहीं। मैं अभी भी हैरान हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह उनके चरित्र के विरुद्ध बात थी। शायद वह माओ के निर्देश पर बोल रहे थे और हमारी अंतिम मुलाकात में हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे।